तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। तो पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उसमें एक पढ़ेंगे हम विदाउट इवापोरेटिव कैसे काम करता है, और जब इवापोरेटिव लगा देंगे इन दैट केस कैसे काम करता है। मीन्स जब हम सिर्फ एयर का हेल्प से सिस्टम चलेगा और फिर एयर को एक इवापोरेटिव लगा के एयर को एक बार और ठंडा कर देंगे, इन दैट केस कैसे चलेगा। मीन्स बोले तो इन सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और सिंपल एयर इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके गाइस, तो सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम कैसे करता है सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो जो पहला हम जो पढ़ने वाले हैं, विदाउट इवापोरेटिव कूलिंग, मीन्स विद द हेल्प ऑफ एयर। सिर्फ कूलिंग किससे करेंगे? सिर्फ एयर की हेल्प से हम सिर्फ कूलिंग करेंगे, विदाउट इवापोरेटिव, कोई भी एक्स्ट्रा इवापोरेटिव मेंबर ना यूज करके। तो जनरली जो हमारा सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें 4 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा जो मेन कंप्रेसर होगा, जो कि गैस टरबाइन से वर्क हो रहा होगा, गैस टरबाइन इन एयरक्राफ्ट। अब हम जो बात कर रहे हैं वो ओवरऑल एयरक्राफ्ट पे कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन मोड, जब एयरप्लेन आपका एयरप्लेन चल रही है या एरोप्लेन जब चल रही है, कितने हाइट पे चल रही है, कितने स्पीड से चल रही है। सो इन दैट स्पीड द रिलेटिव द काइनेटिक द रिलेशन बिटवीन एयरक्राफ्ट स्पीड एंड द विंड स्पीड, the kinetic energy relation between these two bodies, it's all depends the COP of the refrigeration system or the cooling effect. ओके, तो 4 मेन होता है एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। अब एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है हमारा 4 टाइप का होता है। तो सबसे पहला हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। पहला है मेन कंप्रेसर, जो कि किससे? टरबाइन से चलता है। टरबाइन कैसे चलता है? फ्यूल से चलता है। फ्यूल जब बर्न होता है तो उससे टरबाइन चलता है, ठीक है। उससे इंजन एक यहाँ पे टरबाइन चलता है, ठीक है। और फिर वो टरबाइन से क्या होता है, एयरक्राफ्ट को हेल्प मिलता है उसको मोशन करने में। और हीट एक्सचेंजर, एक हीट एक्सचेंजर होता है, एक कूलिंग टरबाइन होगा, एक एग्जॉस्ट फैन होगा। तो ये 4 कंपोनेंट आपको देखने को जनरली मिलेंगे सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्लियर? तो ये है उसका कुछ डायग्राम। ओके, तो ऐसा कुछ दिखता है आपका सिंपल, ठीक है। अब ये देखो, ये है हमारा, ये पूरा सिस्टम जो है वो पूरा एयरक्राफ्ट के अंदर होता है ये सिस्टम। ओके, ये वाला जो पार्ट है वो ड्राइवर का कैबिन है, एयर टू कैबिन। ये जो है ये ड्राइवर का कैबिन है, या फिर बोले तो एयरक्राफ्ट जो भी है उसकी कैबिन है, जिसको कूल करके रखना है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। क्योंकि या फिर उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन, वर्ड सुनना मेरा, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर विल बी डिक्रीजेस एज वेल एज टेम्परेचर ऑल्सो विल बी डिक्रीजेस। तो हो सकता है काफ़ी ठंड पड़े अंदर, जो कि -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा अप्रॉक्सीमेट। अगर 10 किलोमीटर आप ऊपर चले गए यहाँ अर्थ से, सरफेस से, ठीक है, तो वो एयरक्राफ्ट जो चला रहे हो तो जिंदा ही नहीं रहेगा, ठीक है, मर जाएगा वो। तो अब हमको अपन को एयर मेंटेन कर रखना है, कैबिन के टेम्परेचर मेंटेन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, गर्मी में हो चाहे ठंडी में हो, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। यही है रेफ्रिजरेटर का काम। तो ध्यान देना, इसमें हमारा ये जो सिस्टम है एयरक्राफ्ट के अंदर, ये गैस टरबाइन लगा हुआ है। इस गैस टरबाइन से एक शाफ्ट लगा हुआ है हमारा मेन कंप्रेसर में, ठीक है। अब ये एम्बिएंट एयर, बाहरी हवा। एम्बिएंट एयर का मतलब होता है उसमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा एम्बिएंट एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर। तो वो एम्बिएंट एयर अंदर की ओर आता है। फिर अब हमारा अंदर आने के बाद उसको रैमिंग ऑफ एयर, रैम एयर, इसे हम बोलते हैं रैम एयर, अंदर आ गया, ये हो गया रैम एयर। ओके, ये मेन कंप्रेसर।
ठीक है, मेन कंप्रेसर, क्लियर, गैस टरबाइन, कंबशन चैम्बर। तो होता क्या है, कंबशन चैम्बर में आपकी फ्यूल जो है, एयरक्राफ्ट की फ्यूल बर्न होती है। बर्न होने से जो उसकी गैस निकलती है वो जाके उसका जो बर्न होने से क्या उसकी जो गैस निकली वो टरबाइन ब्लेड को रोटेट करने में हेल्प करती है। जो एग्जॉस्ट गैस है वो टरबाइन ब्लेड को रोटेट करने में हेल्प करती है। टरबाइन ब्लेड से जुड़ा क्या है, मेन कंप्रेसर। तो कंप्रेसर भी वर्क करना चालू हो जाता है, ठीक है। अब कंप्रेसर क्या करता है, एयर को कंप्रेस्ड करता है, तो उसका प्रेशर विल बी इंक्रीजेस एज वेल एज टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। तो जो कैबिन का जो मेन कंप्रेसर है वो कहाँ से एयर को लेता है, आपके कैबिन से। और एयरक्राफ्ट में टेम्परेचर कैसे इंक्रीज कर बढ़ता है, या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आपका जो सनलाइट है उसके कारण क्या होता है, कभी कभी कैबिन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो सब को एयर को लेके कंप्रेस करके उसको भेजता कहाँ पे है, हमारे पहले हीट एक्सचेंजर में। ये है हमारा हीट एक्सचेंजर। ये गर्म हवा अंदर कंप्रेस होके आ रही है, हीट एक्सचेंजर से गुजर के बाहर निकल रही है। तो हीट एक्सचेंजर में जो एटमॉस्फेरिक एम्बियंट एयर है, अंदर आने के बाद रैमिंग ऑफ एयर, जो रैम एयर है वो इस हीट एयर जा रहा है, जो कि मेन कंप्रेसर से जो निकला है उससे ठंडा है थोड़ा। रैम एयर इससे ठंडा है क्योंकि कंप्रेस कर दिया एयर को। जो कैबिन का जो एयर है गर्म हवा, उसको कंप्रेस करके फिर उसको गर्म हवा को बाहर अंदर भेज रहा है, किसमें, हीट एक्सचेंजर में, ताकि वो ठंडा हो जाए। आफ्टर जब ठंडा हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रैमिंग ऑफ एयर, किससे ठंडा हो रहा है आपका हीट एक्सचेंजर में, जो काम वर्किंग फ्लूइड क्या है, रैमिंग एयर, ठीक है। अब वो क्या, जो हमारा ये जो कंप्रेस एयर है ये ठंडा होकर कहाँ से गया, कूलिंग टरबाइन, ठीक है, कूलिंग टरबाइन में गया। तो कूलिंग टरबाइन क्या करता है, उसको एक्सपेंड करता है। जो जैसे उसको एक्सपेंड करेगा तो एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, प्रेशर विल बी ड्रॉप एज वेल एज टेम्परेचर विल बी ड्रॉप। तो जो भी यहाँ पे प्रेशर, फॉर एग्जांपल अगर 8 बार प्रेशर है और 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से जो निकलेगा वो हो जाएगा 2 बार 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि कहाँ सप्लाई हो रहा है, एयर कैबिन में, ठीक है। अब इसी कूलिंग टरबाइन से हमारा कनेक्ट है एक एग्जॉस्ट फैन, जो कि हमारे हीट एक्सचेंजर में से जो रैम एयर आया, इसको ठंडा करने के बाद वो एयर को बाहर की ओर फेंक रहा है एटमॉस्फेयर। तो ये ऐसे सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है। अब ये तो था, इसमें कोई इवापोरेटिव यूज़ नहीं की है। अब सेम यही रहेगा, इवापोरेटिव में होता क्या है, हम एक इवापोरेटिव चैम्बर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, क्लियर। तो ध्यान देना, तो ये है विथ इवापोरेटिव कूलिंग। जब इवापोरेटिव कूलिंग जब करते हैं, इन दैट केस सेम है, ठीक है। गैस टरबाइन है, गैस टरबाइन किससे वर्क कर रहा है, कंबशन चैम्बर से। कंबशन चैम्बर से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है वो टरबाइन को रोटेट कर रहा है। टरबाइन किससे कनेक्ट है, मेन कंप्रेसर से। मेन कंप्रेसर एयर कहाँ से ले रहा है, ड्राइवर कैबिन से जो गर्म हवा है उनको ले रहा है, कंप्रेस कर रहा है। उससे कंप्रेस करने से क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उस कंप्रेस एयर को क्या कहाँ भेज रहा है, वो हीट एक्सचेंजर में भेज रहा है। हीट एक्सचेंजर में वो जो कंप्रेस एयर है वो कैसे ठंडा हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ रैमिंग एयर से। रैमिंग एयर जो आ रहा है इस यहाँ से, वो उसको ठंडा कर रहा है, कंप्रेस्ड एयर को रैमिंग एयर ठंडा कर रहा है। वहाँ से हीट एक्सचेंजर से निकलने के बाद कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा एक इवापोरेटर में, जिसमें एक लिक्विड डाला रहता है, ठीक है, ओके। ये फ्लूइड रहता है जो कि इसको और ठंडा कर देता है। अगेन यहाँ तो ठंडा हुआ, एक बार और ठंडा हो जाता है यहाँ पे जाके, ठीक है। इवापोरेटिव इसलिए बोल रहा है, ये लिक्विड है तो ये जो इसको ठंडा करके जो गैस बन रहा है वो बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो वो और ठंडा होकर कहाँ जा रहा है, कूलिंग टरबाइन में जा रहा है। कूलिंग टरबाइन में जाने के बाद और ठंडा हो जा रहा है, क्योंकि कूलिंग टरबाइन में एक्सपेंड हो रहा है। तो एक्सपेंड हो रहा है तो प्रेशर विल बी डिक्रीजेस एज वेल एज टेम्परेचर ऑल्सो विल बी डिक्रीजेस। तो ये जो एयर है फिर वो जा रहा है कहाँ पे सप्लाई हो रहा है, ड्राइवर के कैबिन में, ओके। और जो रैम एयर जो अंदर हीट एक्सचेंजर में जो हीट एक्सचेंज करने के बाद वो एग्जॉस्ट फैन जो इस गैस टरबाइन से कनेक्ट है वो घूम रही है, वो एग्जॉस्ट क्या कर दे रहा है, गैस को एग्जॉस्ट कर रहा है। तो एक्स्ट्रा एक इवापोरेटिव चैम्बर ऐड आ गया एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल है, उसके 2 मेथड हैं, विथ इवापोरेटिव और विथ ओनली सिंपल एयर, ओके। अब इसके डेरिवेशन पे बात करते हैं। तो जो जनरली जो हमारा सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो बहुत सही है, किसके लिए, द सिस्टम इज गुड फॉर ग्राउंड सरफेस कूलिंग एंड फॉर लो फ्लाइट स्पीड।
ठीक है, मीन्स ग्राउंड से ज़्यादा ऊपर ना हो आपका जो एरोप्लेन है, ग्राउंड से ज़्यादा ऊपर ना हो, एक नॉर्मल रेंज में चल रहा हो और एक नॉर्मल स्पीड से चल रहा हो, उस सब एयरक्राफ्ट में हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। ओके, अब इसका टीएस डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। ये टीएस डायग्राम एक्चुअली बना कैसे, ठीक है। तो हमने 3 लाइन ड्रॉ किया ऐसे, तो टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस इन दिस टाइप, ऑल्सो एंट्रोपी विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। पहला जो नीचे वाला जो लाइन आपको दिख रहा है वो है एम्बियंट एयर प्रेशर और एम्बियंट एयर टेम्परेचर। बीच वाला जो लाइन है वो कैबिन टेम्परेचर, कैबिन की प्रेशर, कैबिन में क्या टेम्परेचर है, कैबिन का क्या प्रेशर है। और तीसरा लाइन हमारा डोनेट कर रहा है रैम एयर प्रेशर, जो रैमिंग ऑफ एयर जो है उसके टेम्परेचर क्या है, उसका क्या प्रेशर है। तो प्रोसेस 1 से जो 2 है वो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रैमिंग प्रोसेस। प्रोसेस 1 से 2 को हम बोलते हैं रैमिंग प्रोसेस। तो ध्यान देना, प्रोसेस 1 से 2 रैमिंग प्रोसेस। ओके, तो रैमिंग कहाँ से, एम्बियंट एयर अंदर की ओर आया, ठीक है, वो कहाँ गया, स्टार्ट रैमिंग करना चालू कर दिया, कहाँ चला गया, हीट एक्सचेंजर में गया, ठीक है। तो इफ सी इज द एयरक्राफ्ट वेलोसिटी, ध्यान देना इस पे, इफ सी इज द एयरक्राफ्ट वेलोसिटी or velocity of air relative to the aircraft in meter per second, then the kinetic energy of outside air relative to aircraft will be c square upon 2. That is called velocity of aircraft का square upon 2 in joule per kg. Okay, और इसको हम लिख सकते हैं c square upon 2000 किलो जूल पर kg के टर्म में। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो प्रोसेस 1 से 1 यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, एम्बियंट एयर से, रैमिंग किया कहाँ तक, रैम एयर प्रेशर तक। 1 से 2 हमारा है रैमिंग प्रोसेस। सो फ्रॉम एनर्जी इक्वेशन वी कैन राइट दैट द एंथैल्पी ऑफ 0.1 एंथैल्पी ऑफ 0.2। तो जनरल सी बात है, एंथैल्पी ऑफ 0.2 विल बी मोर एज कम्पेयर टू 1, क्योंकि टेम्परेचर विल बी मोर एट 0.2। देयरफॉर H2 माइनस H1 इज इक्वल टू C स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड होगा। देयरफॉर Cp enthalpy is equal to specific heat at constant pressure, temperature at T2, Cp temperature at T1. This convert into this, which is equal to this. Therefore Cp common, and we can transfer this into there. So this will be, therefore from this equation T2 is equal to T1 plus C square 2000 Cp, or we can also write this T2 upon T1, T1 will transfer in left hand side, so T2 upon T1 is equal to 1 plus C square upon 2000 Cp into T1, where what is C, aircraft velocity. Okay, clear है, this is equation number 2. Now we know that Cp minus Cv is equal to R. What is Cp? Specific heat at constant pressure or specific heat at constant volume, which is equal to R होता है, हमें पता है। ऑल्सो हम ये भी जानते हैं, इससे पहले लेक्चर में हम देखा था कि Cp इज इक्वल टू गामा माइनस गामा अपॉन गामा, और हम जनरली हमें पिछले लेक्चर में हम देखा था R. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R इज इक्वल टू Cp 1 माइनस 1 अपॉन गामा, और इसको लिख सकते हो Cp गामा माइनस 1 अपॉन गामा R। ये हम पिछले लेक्चर में देखे थे, ये होता है हमारा। Therefore substitute the value of Cp, this value of Cp in equation number 2, this value of Cp, so put this value. Therefore T2 upon T1 is equal to 1 plus C square, ये गामा माइनस 1 ऊपर की ओर चला गया, अपॉन 1000, ये गामा, ये R, और जो आपका T1 आ गया, ये T1 जो ऑलरेडी था, ये T1। ओके, और वी कैन ऑल्सो राइट T2 upon T1 is equal to 1 plus C square gamma minus 1 upon 2A square. Clear? Where A is the local sonic or acoustic velocity at the ambient air condition, which is equal to root of what? Root of lambda R T1. Therefore we can replace this from this. Okay, and R is in kilojoule per kg. R in kilojoule per kg Kelvin. Therefore T2 upon T1 is equal to 1 plus lambda minus 1 upon 2 m square. Or what is m? M is the Mach number of the flight.
और मैक नंबर क्या होता है? जनरली अगर साउंड के टर्म में अगर हम देखें, मैक नंबर आपके फ्लूइड के टर्म में होता है, साउंड के टर्म में होता है, स्पीड के टर्म में होता है, ठीक है। तो आप स्पीड के समझ लो, जनरली इन अगर मैक नंबर को हम बस समझते हैं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ बॉडी टू द साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। इट इज ऑफ्टन यूज्ड with a number Mach 1, Mach 2. It's indicate Mach 1 indicates the speed of sound, Mach 2 indicates twice the speed of sound. इस तरीके का होता है Mach number. Okay, therefore what is Mach number? A square. ये C square को नीचे कर देते, A square upon C square is equal to Mach number. तो Mach number is equal to A square upon C square. Okay. और मैक नंबर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा T2 अपॉन T का फॉर्मूला। ओके, नाउ अगेन द स्टैग्नेशन प्रेशर आफ्टर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन P2 व्हेन आफ्टर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर 1 से 2 क्या हो रहा है? रैमिंग ऑफ एयर। सो फ्रॉम 1 से 2 इन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन we know that the relationship between the temperature and pressure will be this: P2 upon P1 is equal to T2 upon T1 lambda minus 1. Clear? This is the final answer. Now in case process of 2-3, what is the calculation of process 2-3? Now in process 2-3, in process 2-3 comparison in main compressor, जो मेन कंप्रेसर है यहाँ पे जो फ्लूइड है उसका कंप्रेस होना, ठीक है, फ्लूइड का कंप्रेस। देयरफॉर एट प्रोसेस 2-3 वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन, work done during the compression, work compression is equal to m Cp during from process 2 to 3, temperature of 3 will be more as compared to 2, therefore T3 minus T2, where ma is the mass of air blade from the air compressor for refrigeration purpose. कितना अमाउंट ऑफ एयर ब्लेडिंग चाहिए, मतलब ब्लेड करना मतलब एक कैबिन से निकाल कर उसको कंप्रेसर गर्म करके वापस ठंडा करके भेज देना, तो ये फिर निकालना ठंडा करके भेज देना, ये प्रोसेस को बोलता है, ठीक है। नाउ एट प्रोसेस 3-4, प्रोसेस 3-4 क्या हो रहा है? देखो पहले क्या हुआ? रैमिंग हुआ प्रोसेस 1 से 2 पे, 1 से 2 पे एयर का रैमिंग हुआ जो हीट एक्सचेंजर में जा रहा है। नाउ 2 से 3 पे क्या हो रहा है? जो एयर है मेन कंप्रेसर में जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है। नाउ 3 से 4 कंप्रेस हो रहा है तो टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस। नाउ 3 से 4 क्या हो रहा है? एट प्रोसेस 3 से 4 आपका क्या हो रहा है? कूलिंग ऑफ रैम एयर इन हीट एक्सचेंजर। इन हीट एक्सचेंजर बोले तो ये है 0.3 और ये है 0.4, तो हीट एक्सचेंज हो रहा है, देयरफॉर टेम्परेचर विल बी डिक्रीजेस, टेम्परेचर विल बी डिक्रीजेस। ओके, इन दैट केस मीन्स हीट विल बी रिजेक्टेड, तो हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू ma Cp T3 minus T4, T3 minus T4. This is equation number 6, this is equation number 5, this is equation number 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा ध्यान में आप देना है। अगला है थोड़ा बड़ा है बट इजीली खत्म हो जाएगा ये। नाउ इन प्रोसेस 4-5, अब प्रोसेस 4-5 में क्या हो रहा है? लिक्विड कहाँ जा रहा है? 4-5 में लिक्विड, 4 प्रोसेस ये है, 5 है, ये 0.5 है। 4-5 में कहाँ जा रहा है? लिक्विड क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, फ्लूइड विल बी एक्सपेंड, प्रेशर विल बी ड्रॉप, टेम्परेचर विल बी ड्रॉप, एंड इट्स दिस एयर गोज ऑन cabin of the driver or cabin of the aircraft. Okay, therefore in that case work will be done, because expand कर रहे हो, एयर को एक्सपेंड कर रहे हो तो वर्क से वर्क मिल रहा है तब तो कर रहे हो, अपने से थोड़ी ना हो रहा है। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज इक्वल टू ma Cp T4 minus T5। इन प्रोसेस 4-5 4 टेम्परेचर विल बी मोर, इसलिए T4 minus T5। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 7। Okay, now process 5-6, air getting heated to the cabin temperature. Process 5-6 क्या है आपका? कैबिन में एयर चला गया। ओके, मीन्स हीट विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम द कैबिन। द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोडक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो हमें चाहिए कैबिन को टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, दैट प्रोसेस विच इज इक्वल टू ma Cp T6 minus T5, which is equal to question number 8. Now T6 is the inside temperature of the cabin. What is T6? T6 is the inside temperature of the cabin का temperature क्या है वो। Therefore COP of air cycle
इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन. तो व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें अभी मिला था. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, दिस इज दिस. एंड व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज MACP T3 minus T2. Clear? T3 minus T2 in process 2 से 3 work. Therefore we can write COP is equal to T6 minus T5 upon T3 minus T2. This is equation number 9. Clear? तो ये हो गया हमारा सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. नाउ अब if Q turn of refrigeration, just assume if Q turn of refrigeration is the cooling load in the cabin, then the air required for the refrigeration purpose, how much air will be required for the refrigeration? Therefore from this, so mass of air required for refrigeration purpose in a cabin of Q ton, which is equal to 14,000 into Q upon Cp T6 minus T5. How much heat will be rejected? Okay, T6 minus T5. और Q क्या है? कितने टन ऑफ रेफ्रिजरेशन चाहिए आपको इन kg पर आवर. ओके, तो मास ऑफ एयर कितना चाहिए उसका फॉर्मूला. आफ्टर दैट व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड फॉर द रेफ्रिजरेशन सिस्टम? कितना पावर रिक्वायर्ड है आपको कैबिन को ठंडा करने के लिए? इन दैट केस इज इक्वल टू MACP T3 minus T2 अपॉन 3600 इन किलोवाट. और व्हाट इज दिस टर्म? इट इज वर्क डन. व्हाट इज द पावर ऑफ रेफ्रिजरेशन? इज कॉल्ड द वर्क डन, जो कि हमने यहाँ पे वर्क डन लिया है. क्लियर? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 8.1, दिस इक्वेशन पॉइंट 8.1, ओके, एंड इक्वेशन नंबर 10 जो हमारा अभी आया है MA10 और द इक्वेशन नंबर 11, ये तीनों कंपेयर करके जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बनता है विच इज इक्वल टू 14,000 Q अपॉन MACP T3 minus T2. Okay, or we can write this MACP T3 minus T2 is P3600. P3600 और इसको आप थोड़ा कैंसिल करो तो ये जाएगा COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 35Q अपॉन 9P, where P will be power required for refrigeration and Q is the how much ton of refrigeration loading. Clear? तो ये हमारा फाइनल COP है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का. ओके, अगला जो टॉपिक था हमारा वो था विथ इवापोरेटिव कूलिंग. जब हम इवापोरेशन का यूज़ कर देंगे इन दैट प्रोसेस, जो हमारा TS डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा. कैसा TS डायग्राम है? 1 से 2 एयर रैमिंग हो रहा है, 2 से 3 मेन कंप्रेसर में एयर कंप्रेस हो रहा है. नाउ 3 से 4 क्या हो रहा है? इन प्रोसेस 3 से 4 एयर विल बी इन हीट एक्सचेंजर. 3 से 4 पे क्या हो रहा है? हीट एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंजर में ट्रांसफ़र हो रहा है. और 4 से 4' क्या हो रहा है? जो इवापोरेशन में जो और ठंडा हो रहा है वो है. आफ्टर दैट दिस गोज टू 6 इन ड्राइवर कैबिन. ओके, तो ये आपका बना ऐसा. नाउ फॉर फर्दर कूलिंग द कंप्रेस्ड एयर इज पास थ्रू इवापोरेटर. For cooling by vaporization of low boiling point fluid, which may be refrigeration, is either ether or liquid nitrogen. Clear है? Okay. Therefore, in that case, for if Q ton of refrigeration is the cooling load in the cabin, then how much air will be required? In that case, what is the formula of MA? Is same as this, but in evaporator लगाए हैं इसलिए T6 minus T5 नहीं, T6 minus T5 dash. Clear? ये ध्यान देना. Therefore power required for the refrigeration, power, how much power required is same as the back जो हमने डिस्कस किया. Therefore what is the refrigeration system performance, which is equal to this and this tends to this. Okay. Now the initial mass of evaporator is ME required to be carried from the given flight time. Then what is the value of M initial mass, which is equal to QE into T upon HFG. What is QE? Is the heat to be removed in evaporation. How much heat will be removed during evaporation? Okay, in कितने time में, और what is the latent heat of evaporation? Okay,
तो अगर ये जो जनरली यहाँ इसका यूज़ कहाँ करते हैं, हम लोग जब अपने कैबिन को जल्द से जल्द ठंडा करना हो, इन दैट केस हम इवापोरेटर का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये ओवरऑल टॉपिक हमारा सिंपल एयर रेफ्रिजरेटर विथ एयर कूलिंग विथ इवापोरेटिव कूलिंग दोनों हमने डिस्कस कर लिया। ओके।